सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे जूको वैली या जूको घाटी के विषय में, जो कि इस समय वाइल्ड फायर या वनों में लगने वाली आग की समस्या का सामना कर रहा है। समझेंगे आखिर ये जो जूको वैली है इसका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही समझेंगे आखिर यहाँ पर जो आग लगने की समस्या है यह क्यों चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। वहीं जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे चाइना के विषय में, जो कि इंडियन ओशन में अंडर वाटर ड्रोन के माध्यम से अपना पूरा एक जासूसी नेटवर्क खड़ा कर रहा है, जो कि भारत के संदर्भ में किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो समझेंगे आखिर ये अंडर वाटर ड्रोन क्या होते हैं, जिसके माध्यम से इंडियन ओशन में चाइना अपना जासूसी नेटवर्क स्थापित कर रहा है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूको वैली या जूको घाटी के विषय में। ये जूको वैली या जूको घाटी जो है, इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए, हमारा एक राज्य है मणिपुर और यहाँ पर एक राज्य है नागालैंड। इन्हीं दोनों की बाउंड्री पर यह आपकी जूको वैली या जूको घाटी स्थित है। अब ये जो जूको वैली घाटी है, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि दो राज्यों की बाउंड्री पर, इसके कारण जब भी यहाँ पर वाइल्ड फायर या वनों में आग लगने की समस्या उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर जो आग बुझाने का प्रयास है वो भी दोनों राज्यों के द्वारा किया जाएगा, और ऐसा किया भी जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ की जो ज्योग्राफी है उसको समझिए। ये जो पूरा पूर्वोत्तर भारत है, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कई प्रकार के जो है कि छोटे मोटे पर्वत दिखाई देंगे, घाटी वाले क्षेत्र दिखाई देंगे। आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर इन सभी क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों का जो संबंध बताया जाता है वह हिमालय पर्वत से बताया जाता है। आपको पता है कि यहाँ से अगर पश्चिम से लेकर आप पूरब तक आप जब देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि यह हिमालय का एक विस्तार है, जो कि यहां पर बेंड होकर साउथ की ओर मुड़ा हुआ है। इसी के कारण जब भी आप पर्वतीय राज्यों की बात करते हैं तो एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, और वह अध्ययन होता है कि आखिर जो पश्चिम के हिमालयी राज्य हैं और ये जो पूर्वोत्तर के हिमालयी राज्य हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस ये है कि यह जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ का औसत जो टेम्परेचर होता है वह ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इसलिए यहाँ का औसतन ज़्यादा है क्योंकि विषुवत रेखा से यह जो क्षेत्र है, अर्थात पूर्वोत्तर भारत, यह तुलनात्मक रूप से या सापेक्षिक रूप से इक्वेटर के पास में। जैसे कि आप क्या करिए, नॉर्थ ईस्ट का यह जो पूरा मैप है, इसकी लोकेशन थोड़ा सा देखिए, और जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है उसके इक्वेटर से दूरी देखिए। आपको पता चलेगा कि यह जो राज्य है इक्वेटर से एक तो समीप है, दूसरा यहाँ पर अगर साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर इंपैक्ट दिखाई देगा आपको बंगाल की खाड़ी अर्थात ओशन का। इन ओशन का जहां पर भी इंपैक्ट होता है वहां का टेम्परेचर अपेक्षाकृत क्या रहता है, ऊंचा रहता है। तो इन दोनों ही कारणों से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर ओशन की समीपता है और यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसके कारण यहाँ पर ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता भी ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इन दोनों ही कारणों से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है कि वर्षा ज़्यादा होती है, अर्थात रेन या प्रेसिपिटेशन आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वेजिटेशन अर्थात वनस्पति का विकास ज़्यादा होता है। वेजिटेशन और वनस्पति का विकास ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनका भी विकास ज़्यादा होता है। एनिमल्स का विकास ज्यादा होने का मतलब यह है कि यहां पर एनिमल की डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब देखिए यहां पर क्या है, वेजिटेशन भी ज्यादा है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी और संख्या भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है।
बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसका जो पर्यावरणीय महत्व है वह काफी ज्यादा हो जाता है, और इसी के कारण यह जो आपका क्षेत्र है इसको शामिल किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का वह क्षेत्र होता है जहां पर जैव विविधता ज्यादा है, और वहां की जैव विविधता को अगर संरक्षित नहीं किया गया तो वहां का जो पूरा इकोसिस्टम है वह डैमेज हो सकता है, और इसी के कारण इस क्षेत्र को क्या किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट माना जाता है। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहां का पर्यावरणीय महत्व ज्यादा है, इसको संरक्षित करने की जरूरत है। लेकिन सोचिए, अब यह जो क्षेत्र है जहां पर एनिमल प्लांट्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है, उसी क्षेत्र में अगर आग लगने की घटना हो तो यह क्या होगा, काफी चुनौतीपूर्ण हो जाए। यहां पर चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि यह जो क्षेत्र है आपको पता है यहां की जो कनेक्टिविटी है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। साथ ही साथ ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी अपेक्षाकृत कम हुआ है, और इसके वजह से यहां पर जो तकनीकी है या जो संचार है या जो यहां पर आवागमन के विकल्प हैं वो भी कम है, और इसके कारण यहां पर जब भी आग लगती है तो समस्या जटिल हो जाती है। अब ये जो जूको वैली मैंने आपको यहां पर दिखाया, इसको देखिए आप, यहां पर जो बोर्ड लगा है इसके माध्यम से यहां पर आपको पहुंचने के लिए क्या करना होगा, पैदल चलना होगा, और ऐसे ट्रैकिंग रास्तों से करके आपको इस घाटी वाले क्षेत्र में पहुंचना होता है। और जब आग लगती है तो इसी के कारण जो हमारी आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं वह नहीं पहुंच पाती। तो अब क्या विकल्प होगा, तब विकल्प यही होता है कि यहां पर हमें जरूरत होती है एयरफोर्स की, और हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी गिराते हैं। लेकिन सोचिए अगर हम यहां पर पानी हमको यहां के फॉरेस्ट पर गिराना है तो वहां पर एक तालाब भी होना चाहिए, कोई हमें वाटर बॉडी तो होनी चाहिए, और जब वाटर बॉडी में जल क्या हो, कम हो तो समस्या क्या हो जाएगी, और चुनौतीपूर्ण। ये जितनी चीजें हैं इन सभी चीजों का आगे मैं जिक्र करूंगा, इसलिए मैंने ये चीजें आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया। अब थोड़ा सा इसकी लोकेशन फिर से देख लीजिए, यहां पर देखिए नागालैंड है, यहां पर मणिपुर है, यहां पर आपका असम वाला एरिया है, और यहां पर आपको म्यांमार इस तरफ दिखाई देगा। कुल मिलाकर हमें यह दो राज्य है इनको ही ध्यान में रखकर बात करना। पहले का जो इमेज है वह देख लीजिए कुछ इस रूप में आपको दिखाई देगा, और अब इस समय यह जो क्षेत्र है इस तरह आग की समस्या का सामना कर रहा है। काफी चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो आवागमन के विकल्प हैं वो काफी सीमित हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में जब आग लग जाती है जैसे बुझा पाते हैं वैसे नहीं बुझा। तो आइए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो वनों में आग लगने की समस्या है वह किस रूप में घटित होती है। तो वनों में आग लगने वाली जो समस्या है इसी को हम बोलते हैं वाइल्ड फायर बोलते हैं, बुश फायर बोलते हैं, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में इस शब्द का आपने यूज किया होगा, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, या फिर इसको माउंटेन फायर के नाम से भी जानते हैं। माउंटेन फायर में का मतलब है कि जो माउंटेनियस एरिया में जो हमारे वेजिटेशन है जब उनमें आग लगने की समस्या होती है। वनों में जो आग लगने की समस्या है यह प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारणों होती है, लेकिन इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो यहां पर आपको पता चलेगा कि 90% का जो कंट्रीब्यूशन है आग लगने की समस्या में वह मानवीय है, अर्थात ह्यूमन इफेक्ट के द्वारा होता है। स्वाभाविक है, जब भी आप पर्यटन करने के जाते हैं तो आपने क्या किया, आपको लगा कि आपको सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है, कुछ भी बन, आपने जो है कि उसको जलाया और उसको ऐसे फेंक दिया, तो स्वाभाविक है पर्यटन से आग लगता है। झूम कृषि जो कि नॉर्थ ईस्ट ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें क्या है, एक कॉमन चीज है। तो झूम कृषि का मतलब होता है कि आपने एक जगह एग्रीकल्चर किया, फिर आपको लगा कि नहीं हमें इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह कृषि करना है, आप वहां पर गए, वहां के वनों को आपने काटा, जलाया, और फिर जो है कि वहां पे कुछ साल कृषि की, फिर आगे बढ़ गए, तो इसको बोलते हैं झूम कृषि, जो कि इन क्षेत्रों में होती है। ठीक इसी तरह से जब बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, किसी पेड़ पर गिरी, और मान लेते हैं फॉरेस्ट एरिया सूखा हुआ है, अर्थात वहां पे अगर बारिश कम हुई है तो ये बिजली जो गिरने की समस्या है इसकी वजह से आग ज्यादा लग जाती है। ज्वालामुखी उद्गार, तो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार तो नहीं होते, लेकिन हाँ अन्य क्षेत्रों में इसकी वजह से आग लगते हैं। कोयले में आग लगना, जैसे कि आपको पता है ये जो पूरा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पर आपको कोयला के डिपॉजिट्स भी मिलेंगे, और यहाँ के कोयला के डिपॉजिट्स की एक खासियत ये होती है कि यहाँ पर क्या होता है, कोयला जो है कि ऊपरी सतह पर भी पाया जाता है, और किसी भी कारण से अगर उसमें आग लग गई तो वनों में भी क्या आग लग जाएगी। ठीक इसी तरह से आप क्या करते हैं, बिजली के एक नेटवर्क बनाते हैं बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने का, इसमें शॉर्ट सर्किट होता है, इससे होता है। साथ ही साथ मानवीय लापरवाहियों की वजह से भी क्या होती है, आग लगने की घटना समस्याएं होती
होती है। अगर भारत के संदर्भ में आपको मैं बताऊं तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में आग लगने की 30,000 से अधिक समस्याएं, चुनौतियां हमारे सामने आई। वह एक ही साल में इतनी संख्याएं आप देख सकते हैं। और जो हमारे यहाँ का पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इसका लगभग 150 या फिर 20% हिस्सा क्या है, आग लगने की समस्या की चुनौती का सामना करता है और कभी ना कभी उसमें आग लगने की समस्या उत्पन्न होती रहती है। आप समझ सकते हैं कि एक साल में 30,000 से अधिक आग लगने की समस्या कितनी बढ़ी। इस रिपोर्ट के अनुसार 6 सालों में हमारे यहाँ जो आग लगने की जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें क्या हुआ, 158% अर्थात 158% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत के लगभग 3.73 मिलियन हेक्टेयर वनों का क्षेत्रफल आग की समस्या से हमेशा प्रभावित होता है, अर्थात आए दिन वहां पर आग लगने की समस्या होती रहती है। अगर हम उसको ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो आग लगने की घटनाएं हर साल कई लाख में होती हैं। जी, आपने सही सुना, कई लाख आग की घटनाएं हर साल होती हैं। और यही आग की घटनाएं जब बढ़ जाती हैं तो आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, अमेजन का जो क्षेत्र है उसमें आग लगने की समस्या, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने की समस्या जो आती है। और इनके कारण न सिर्फ करोड़ों बल्कि अरबों जीव क्या होते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। अर्थात न सिर्फ आग लगने की समस्या मानवीय पॉइंट ऑफ व्यू से घातक है, बल्कि पर्यावरणीय पॉइंट ऑफ व्यू से और जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, घातक है। खैर, अगर हम इसके हिसाब से समझें तो भारतीय वन सर्वेक्षण ने एक अनुमान लगाया है कि यहाँ पर जो वाइल्ड फायर होती है, वनाग्नि की समस्या होती है, इससे हर साल लगभग 440 करोड़ रुपए का जो है कि लॉस होता है। यह तो वह लॉस है जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए, जब भी क्या होता है वाइल्ड फायर की समस्या होती है तो दो चीजें होती हैं। पहला तो यह कि जो ये जंगल थे पहले क्या कर रहे थे, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि क्या कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, अवशोषण कर रहे थे। तो अब क्या होगा कि यहां पर मान लेते हैं पहले 100 पेड़ थे तो वो क्या कर रहे थे, कुछ CO2 का एब्जॉर्प्शन कर रहे थे। अब यह जब जल जाएंगे तो ना तो यह अवशोषण करेंगे, बल्कि होगा क्या कि जब ये जलेंगे तो इनसे भी क्या होगा, CO2 वातावरण में जाएगा। अर्थात यहां पर क्या होता है, दोहरी चुनौती उत्पन्न होती है। पहली चुनौती तो ये कि जो अवशोषण कर रहे थे अब वह नहीं होगा, दूसरा ये भी क्या करेंगे, अपना जो जब इनमें आग लगेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी कई प्रकार की चुनौतियां, इसका क्या होता है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो डैमेज होता है। जैसा कि आपको पता है कि जब यहां पर आग लगेगी तो न सिर्फ वन समाप्त होंगे, बल्कि क्या होगा, वहाँ का जो पूरा जो जीव है वो भी प्रभावित होंगे, वह बाहर के क्षेत्रों में भागेंगे या फिर वह जलकर मर जाएंगे। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जब आग लगेगी तो जो भी वहाँ पर लकड़ियाँ जलेंगी, तो आपको पता है कि जब लकड़ियाँ पूरी तरह से नहीं जल पाती हैं तो इससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो कि काफ़ी घातक गैस है। ठीक इसी तरह CO2 का जो है कि वातावरण में आएगा। पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है। और जो हमारी जहाँ पर यह वनों में जब आग लगती तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी की उत्पादकता है, फर्टिलिटी है, वो भी समाप्त होती है। मिट्टी में रहने वाले जो जीव है वो भी मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी की एक अपनी उत्पादकता है उसका लॉस होता है। अब इस समय क्या है, जैसा कि हमने बताया कि इन सभी चीजों को, जितना भी ऊपर चीजें बताई हैं, इनको आपको अप्लाई करना है जुको घाटी के संदर्भ में। और यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट फायर या फिर वाइल्ड फायर का समस्या बनी हुई है। यहाँ पर जो आग लगने की घटना हुई थी वह 29 दिसंबर को हुई थी, जिसको अभी तक पूरी तरह से जो है कि समाप्त नहीं किया गया है, बुझाया नहीं जा सका। ये जो क्षेत्र है, जैसा कि हमने बताया, यह मणिपुर के सेनापति जिला और नागालैंड के कोहिमा जिले में स्थित है। अर्थात बॉर्डर पे है तो दोनों ही जिलों के अंतर्गत आता है, दोनों राज्यों के अंतर्गत आता है। यह घाटी क्षेत्र जो है अपने पर्वतीय तथा वनस्पति विविधता के लिए मशहूर है। और इस घाटी की जो औसतन ऊंचाई है लगभग इतनी है, अर्थात यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित घाटी है। इसका मतलब है कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, चढ़ाई करना होगा। और ये चढ़ाई तब और कठिन हो जाती है जब सड़क नहीं है और यहाँ पर सड़कों का विकास नहीं हुआ। अब जैसा कि हमने बताया, ये जो क्षेत्र पर्वतीय और वनस्पति विविधता के लिए मशहूर है, इसी के कारण यहाँ की जब वनस्पतियों में आग लगी तो चुनौतियां बढ़ी। इस घाटी क्षेत्र में ही मणिपुर के ये जो पूरा जुको वैली वाला क्षेत्र है, इसी वैली वाले क्षेत्र में एक माउंट है जिसका नाम है, अर्थात पर्वतीय चोटी है जिसका नाम है माउंट ईसो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर जुको वैली कहाँ पर है, माउंट ईसो कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा जुको वैली में है। और जुको वैली कहाँ है, नागालैंड और जो है कि मणिपुर की सीमा पर।
दो जिलों का नाम याद रखिएगा, एक सेनापति जो कि मणिपुर का है, दूसरा नागालैंड का कोहिमा। इनको आपको याद रखना है। जुको ये जो शब्द है इसका स्थानीय जो अर्थ होता है वह होता है बंजर भूमि या फिर ऐसी भूमि जहां कुछ उत्पन्न नहीं होता। अर्थात यहाँ के लोगों ने जब यहाँ पहले कृषि उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया तो वह वहां पर कृषि का उत्पादन नहीं हो पाया, अर्थात जो फसलें उपजाने का प्रयास कर रहे तो नहीं हो पाया, तो उनको लगा कि ये बंजर भूमि है, लेकिन उन्होंने ऐसे इसको छोड़ दिया। लेकिन क्या है कि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वर्षा भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, और इन कंडीशन में क्या होता है, वेजिटेशन का विकास ज़्यादा हो। इसी के कारण यहाँ पर जो वनस्पतियाँ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ काफ़ी भरपूर यहाँ पर विकसित हुई हैं। चूंकि यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप कम है, इसी के कारण इन वनस्पतियों का विकास भी अच्छा हुआ। घनी वनस्पतियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी, और घनी वनस्पतियाँ दिखाई देने के कारण यहाँ पर जो अन्य जो जीव हैं, डिपेंडेंट्स जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट पर, उनका भी विकास ज़्यादा हुआ। ये जो जुक्को घाटी क्षेत्र है न सिर्फ अपने क्षेत्र विस्तार के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि यहाँ पर जो इस घाटी में आपको कई प्रकार के फूलों की विविधता दिखाई देगी। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो स्वच्छ धारा के लिए जानी जाती हैं, और अगर किसी को ट्रैकिंग का पसंद है, अर्थात वो ट्रैकिंग के लिए टूरिज्म करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थानों में इसलिए यह आता है। स्वाभाविक है, इतनी महत्व होने के कारण लोगों का यहाँ पर क्या होगा, आवागमन होगा, और आवागमन होता भी है, और इसी के कारण पर्यटन की वजह से यहाँ पर आग लगने की समस्या उत्पन्न होती। लेकिन अभी तक जो आग लगने की समस्या है उनसे हमने कुछ सीखा नहीं है, और हमने अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा एक क्षेत्रीय नेटवर्क नहीं बनाया जो यहाँ पर आग लगने की समस्या पर तुरंत क्या कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके और उसका समाधान कर सके। यहाँ पर जो आग लगने की घटना प्रारंभ हुई थी वो पहले ऊंचे वाले क्षेत्रों में हुई थी, जिसको मैं आपको एक इमेज के माध्यम से समझा देता हूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको विजुअल करना। दूसरा यह है कि जब आप टॉपिक को जितना ही ज़्यादा इमेज के माध्यम से समझते हैं उतनी ही, जैसे ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये पहले ऊपर के क्षेत्रों में आग लगने की घटना हुई थी, लेकिन वह अब क्या हुआ, अंदर नीचे की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, अब ये नीचे की ओर आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जब नीचे की ओर बढ़ रही हैं इसका मतलब क्या है कि पहले जो माउंटेन ऊंचे थे वहां पर तो क्या था, जीव भी कम थे, लेकिन जैसे जैसे मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं वहां पर जीवों की संख्या ज्यादा है, लोगों का वहां पर जो है कि आवास भी कुछ है, और इसके वजह से वहां पर जो नुकसान होने की संभावना है वह बढ़ सकती है। अभी तक यहाँ पर लगभग कुछ रिपोर्ट्स में 250 हेक्टेयर और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 300 से अधिक हेक्टेयर का जो वन क्षेत्र है वह जलकर समाप्त हो चुका है, और इसको बुझाने के लिए केंद्र, राज्य और लोकल स्तर पर संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। आग बुझाने की समस्या चूंकि इसलिए है चूंकि हमने बताया कि यहाँ पर सड़क मार्ग का आपके पास विकल्प नहीं है, इसी कारण हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है, और ये हेलीकॉप्टर क्या कर रहे हैं, बॉम्बी बकेट का प्रयोग कर रहे हैं। बॉम्बी बकेट को इस रूप में समझिए कि जैसे आपने देखा होगा एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से देखा होगा आपने लोग भी उतरते हैं, ठीक इसी तरह से क्या होता है, रस्सी के माध्यम से, चैन के माध्यम से क्या होता है, कुछ बाल्टियां होती हैं, और बाल्टियां कैसी होती हैं, कुछ इस रूप में समझिए कि ऐसे एक बाल्टी है, उसको पानी के किसी तालाब में डाला जाता है, वो भर जाती है, फिर जब भर जाती है तो उसका ढक्कन क्या होता है, बंद रहता है, और फिर ये हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जाया जाता है जहां पर पानी गिराना। जैसे उस लोकेशन पर जहां कि हमें पानी गिराना है, क्या किया जाता है, एक बटन दबाया जाता है ऊपर से, और उससे क्या होता है, जो बाल्टी है उसका बॉटम क्या हो जाता है, खुल जाता है। जब बॉटम खुल जाएगा तो उससे पानी क्या होता है, गिरता है, तो इसी को बोलते हैं बॉम्बी बकेट। और यह जो हेलीकॉप्टर में क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से यह पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर किया जाता है, और इसी का प्रयोग करके इसको क्या किया जा रहा है, बुझाया जा रहा है। ये जो पानी ला रहे हैं दीमापुर से ला रहे हैं, जो कि थोड़ा सा दूरी पर स्थित है, और ये जो दीमापुर से पानी जब लाया जा रहा है तो इसमें क्या होगा, समय लगेगा, क्योंकि ये जो बकेट होते हैं ऐसा नहीं होता है कि इनमें कई हजार लीटर पानी आ जाएगा। इसको आसान समझिए कैसे होता है, जैसे आपने पानी की टंकियां देखी होंगी ना, तो पानी की टंकी के ऊपर भी एक छेद रहता है, उसका एक बॉटम रहता है जो कि फिक्स रहता है, बंद रहता है। लेकिन ऐसे ही जो पानी की टंकियां होती हैं, ऐसे ही कुछ और जो है कि ये बॉम्बी बकेट होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक ऊपर से अगर बटन दबाया जाए तो ये क्या होता है, इनका जो नीचे का सरफेस है खुल जाता है और पानी क्या होता है, गिर जाता है। तो इस तरह से इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।
इंडियन एयरफोर्स न सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बल्कि अपने इस हवाई जहाज के माध्यम से भी क्या कर रहा है, एनडीआरएफ टीम को सहायता कर रहा है। अर्थात यहां पर क्या किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी गिराया जा रहा है, दूसरा इस जहाज के माध्यम से एनडीआरएफ की टीम को समीप वाले स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चूंकि इस पूरे क्षेत्र में क्या हो चुका है, धुआं धुआं हो चुका है, चूंकि यहाँ पर जो लकड़ियां हैं वो जल रही हैं, इसके वजह से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी हर तरह से जो है कि केंद्र और राज्य के स्तर पर, लोकल स्तर पर इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह समस्या ये भी है कि चूंकि वर्ष 2020 में यहाँ पर जो बारिश हुई थी वो काफ़ी कम हुई थी। बारिश कम होने की वजह से यहाँ पर जो शुष्कता थी वो ज़्यादा थी, वनों में शुष्कता ज़्यादा थी। शुष्कता ज़्यादा होने की वजह से जब आग लगती है तो आग तेज़ी से फैलती है। तो जब आपको क्या हो, अगर शुष्कता जब ज़्यादा होता है तो इस शुष्कता जब बढ़ती है इसको बोला जाता है ड्राई स्पेल। ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है। ये ड्राई स्पेल का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये पूरा जंगल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जब अगर शुष्कता होगी तो शुष्कता बढ़ेगी और इसी शुष्कता में आप क्या करिए, आग लगा दीजिए तो आग तेजी से क्या होगी, फैलेगी। और यहाँ पर यही कंडीशन बनी हुई थी। दूसरा, ये जो पूर्वोत्तर भारत का हमने आपको पूरा मैप दिखाया, यहाँ पर होता क्या है, नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पर ड्राई सीजन होता है। ड्राई सीजन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मौसम होता है नमी की उसमें कम होती है। नमी जब कम है, शुष्कता ज़्यादा है, तो आग के लिए क्या होती है, सूटेबल कंडीशन हो जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से हमने कहा वर्षा कम हुई थी, तो अब जो यहाँ की वनस्पतियाँ थी, उनके पत्ते गिरे थे, उनकी टहनियाँ सूख कर कुछ गिरी थी। और आपको पता है कि ये जो पत्तियाँ होती हैं इनमें एक खास कलर जो है कि खास केमिकल निकलता है, रेजिन टाइप का, ऑयल तरह। जैसे पत्तियाँ जो होती है ना, पत्तियाँ में जब सड़न गलन होता है तो इनसे क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ निकलता है और यह पदार्थ क्या होता है, ज्वलनशील होता है। अर्थात कहीं पर अगर पत्तियां गिरी हों और वह जो है कि सड़ गल रही हों तो उसमें एक प्रकार का ऐसा केमिकल निकल गया है जो कि एक तरह से पेट्रोल का काम करता है। क्योंकि इस क्षेत्र में क्या था, ऐसी ही कंडीशन क्रिएट हुई थी और इसी के कारण जब आग लगी तो आग ने तेजी से फैलना चालू कर दिया। और अब आग को जब हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं उनको हम पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां पर पहुंच नहीं सकती। और इसी के कारण जो पूर्वोत्तर में इस क्षेत्र में जो आग लगने की समस्या है वो चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। अब ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर ड्राई सीजन की कंडीशन बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर ड्राई सीजन को कंट्रोल करने का हमारे पास तो विकल्प नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी यहाँ पर आग लगने की घटना हो तो उसको हम कंट्रोल करने का हम प्रयास करें, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए। ये जो यहाँ पर आग लगने की घटना है, इसकी वजह से न सिर्फ यहाँ के इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, बल्कि बायोडाइवर्सिटी पर भी नेटवर्क जो है कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यह कहा जा रहा है कि अगर यह जो आग है ये आगे फैलती है तो आने वाले समय में कई और चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सुरोही नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, जैसे हमने जूको घाटी चूंकि फेमस हो गया तो इसको नहीं पूछा जा सकता, लेकिन उन्हीं राज्यों में अगर कोई नेशनल पार्क है तो उसको पूछा जा सकता है। और इसी तरह नागालैंड में यह नेशनल पार्क है, इसका भी नाम आप याद रखें। समझ पाए होंगे कि इस क्षेत्र में आग लगने की घटना को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब हम बात करते हैं चाइनीज सी विंग जो है कि ग्लाइडर, जो कि एक प्रकार का ड्रोन है। अब इस इमेज को देखिए, यह एक प्रकार का क्या है, ड्रोन है। और यह क्या है, अंडर वाटर ड्रोन है। अंडर वाटर ड्रोन का मतलब है कि पानी में रहता है। जैसे ड्रोन आपने देखा होगा निगरानी करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो क्या होते हैं, हवा में रहते हैं और उसको कोई व्यक्ति नहीं चला रहा होता है, अनमेन्ड होते हैं। ठीक इसी तरह से ये भी अनमेन्ड है और एक प्रकार की डिवाइस है जो कि पानी में रह के निगरानी करती है। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ये देखिए कम्युनिकेशन एंटीना है। कम्युनिकेशन एंटीना क्या करता है कि ये जो भी इसको कम्युनिकेशन करने के लिए, अर्थात जहां से इसको छोड़ा गया है, जो इसको ऑपरेट करना है, उसके एंटीना का काम करता है। दूसरा, यहां पर देखिए सेंसर लगे होते हैं और ये जो सेंसर है जो भी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं वह एकत्रित करके क्या करते हैं, एंटीना, और इसके माध्यम से ये सूचनाएं कहीं दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, अर्थात जो व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा है। इसमें एक होता है ऑयल ब्लेडर होता है। ऑयल ब्लेडर क्या होता है कि जैसे ये तेल है, तेल इसमें जो भरा होता है वो क्या करता है, इसको तैरने में सहायता करता है। जैसा आपको एक आसान शब्दों में समझाऊं, आप क्या करते हैं, तेल फैला देते हैं, देखते हैं कि सरफेस वो बना रहता है। तो ये जो ऑयल ब्लेडर है ये भी क्या करता है, यह जो पूरा इस डिवाइस है, ड्रोन है, इसको तैरने में क्या करता है, मदद करता है।
तैरने में मदद यह जो इसके जो विंग्स हैं, इसके जो पंखे हैं, ये भी करते हैं। इन पंखों, जैसे आपने देखा होगा क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसमें पंखे घूमते हैं, ये स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल का मतलब है कि जैसे आपने देखा, आप तैरते हैं तो आप देखा होगा, आप नहीं तैरते हैं, किसी को तैरते हुए देखा होगा आपने, तो क्या करते हैं, हाथ जब स्टेबल ऐसे कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो पानी के सरफेस पर तैरते रहते हैं या उसी पर टिके रहते हैं। तो ये भी क्या करता है, ऐसे ही करता है। यहाँ पर एक बैटरी बैकअप होता है, ये क्या करता है, इसको ऊर्जा देता है। तो यही कुल प्रकार एक डिवाइस है जिसके माध्यम से निगरानी रखने का प्रयास किया जाता है। इसको आगे मैं और टेक्स्ट के माध्यम से समझाऊंगा। ये देखिए चाइना के लोग हैं और इसको क्या करना है, इसको जो है कि ओशन में डाल रहे हैं। और इसको आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ चाइना के पास नहीं है, ये देखिए सी विंग ग्लाइडर है और ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास अर्थात अमेरिका के पास भी, वो लोग भी पहले से यूज करते हैं। लेकिन चाइना इस समय जिस तेजी से काम कर रहा है, आने वाले समय में हो सकता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका को भी इस मामले में पीछे छोड़ सकता है। इतनी तेजी से वह क्या कर रहा है, अपने इन ड्रोन की संख्या को ओशन में बढ़ा रहा है। चीन इस समय अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जिस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है वह है जासूसी नेटवर्क। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि अफगानिस्तान में एक बड़ा जासूसी नेटवर्क जो है कि चीन का पकड़ा गया था और वो क्या कर रहे थे, वहां पर जासूसी कर रहे थे और वहां के जो अफगानिस्तान के आतंकी संगठन है उसको प्रमोट कर रहे थे और कई तरह की वो क्रियाएं कर रहे थे। इसके अलावा हमने एक सूचना अभी दिसंबर 2020 में ही हमने देखा था कि इस सूचना यह आई थी कि लगभग 90,000 चाइना के लोग क्या कर रहे हैं, चीन से बाहर अन्य देशों में के महत्वपूर्ण विभागों, मंत्रालयों और सरकारी ऑफिसों में कार्यरत हैं। अर्थात आपको हमको पता भी नहीं है और हमारे यहाँ के जो विभाग हैं, मंत्रालय हैं, जो सरकारी ऑफिस हैं, जो कंपनियां हैं, उसमें यह लोग क्या कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, उसमें पहले से अपनी सेवा दे रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो चाइना के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा। कुल मिलाकर ये तो चुनौती थी ही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि फोर्स मैगजीन में लिखी गई एक रिपोर्ट के मामले में रक्षा मामलों में एक बहुत बड़ा नाम आता है जिनका नाम है H.I. सटन। H.I. सटन ने, जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, बड़ी पत्रिकाओं में लिखते हैं, इन्होंने कहा है कि चीन ने हिंद महासागर में क्या किया है, सी विंग, जिसका नाम यह है हाई ग्लाइडर नाम से जो है कि जाने अंडर वाटर ड्रोन तैनात किया है। तो अगर आपसे पूछे कि आखिर यह जो अंडर वाटर्स ड्रोन है इनका क्या नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा यह नाम है। और यह ग्लाइडर्स इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा जो ग्लाइडर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बार जो है कि उड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने इंजन को लगभग वो स्टेबल कर देते हैं, फिर ऐसे ही उड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर भी यह जो ड्रोन है वो ग्लाइडर्स के रूप में है और इनकी तैनाती वो कर रहा है और इनकी संख्या बढ़ाकर वह हिंद महासागर में सभी गतिविधियों पर नजर रखने का प्रयास कर रहा है। यह ड्रोन एक बार तैनात किए जाने के बाद कई माह तक चीन को क्या कर रहे हैं, सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। और इस समय यह जो चाइना का पूरा जो डिफेंस है उसमें इनकी जो जासूसी नेटवर्क है उसमें अग्रणी स्थान पर इनको रखा जा रहा है, अर्थात इनको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और इनके माध्यम से समुद्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि, चाहे आप कोई वॉरशिप लगाते हैं, आप कोई रडार लगाते हैं, कोई भी आप डिफेंस से जुड़ी तैयारी करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, सब क्या कर रहा है, चाइना पता करने का प्रयास कर रहा है। सी विंग ग्लाइडर एक प्रकार का, जैसा कि हमने बताया, अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल है। जैसे आपने UAV सुना होगा, अर्थात जो है कि वो अनक्रूड जो है कि आर्म्ड जो व्हीकल होते हैं, ठीक इसी तरह ये अंडर वाटर है, अर्थात पानी में रहने वाला वाटर है। इसको हम मानव रहित ड्रोन कह सकते हैं जो पानी में रहकर सूचनाएं एकत्रित करता है। और इसका जो विकास किया गया है चाइना के साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी के द्वारा किया गया है। और यह कहते हैं कि हम इसका जो विकास हमने किया है वह इसलिए किया है ताकि हम ओशन के विषय में जान सकें, ओशन के टेम्परेचर, ओशन के करंट, ओशन की सैलिनिटी, ओशन में रिसोर्स की हम पता लगा सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से डिजाइन इस वजह से किया गया है ताकि इनको समुद्र में रखकर किसी भी देश के विषय में सूचना एकत्रित कर सकें, वहां पर डिफेंस की तैयारियों का पता लगा सके। जैसा कि हमने बताया, इसमें तेल का एक ब्लेडर होता है जो इसे तैरने में मदद करता है। इसमें 2 स्थायी पंखे लगे होते हैं जो वो भी तैरने में मदद करते हैं। और चूंकि यह 2 चीजें इसको तैरने में मदद कर रही हैं और यह जो कि ओशन करंट से भी क्या होता है, प्रभावित होता है, अर्थात उससे गति कर सकता है, इसलिए बिना ईंधन के भी लंबे समय तक तैरते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा तीव्र गति से ये आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, काफी जो है कि लंबे समय तक अपनी सेवा दे सकते हैं। एक बार इनको छोड़ देने के बाद जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है वो लंबे समय तक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है।
और जैसा कि हमने बताया कि यह जो ड्रोन है इनका जो इस्तेमाल बढ़ने का कारण यह है कि पहले भी चाइना, पूर्वी चाइना सी का जो क्षेत्र है अर्थात पूर्वी चीन सागर, दक्षिण साउथ चाइना सी अर्थात दक्षिणी चाइना सागर वाला क्षेत्र है, इसमें इसका सैनिक और जासूसी उपयोग यह कर चुका है। ये पहली बार इंडियन ओशन में नहीं कर रहा है, ये पहले भी करता आया है। पूर्वी चाइना सागर और साउथ चाइना सागर में वर्ष 2014-15 में ही क्या किया था, चाइना ने इनका प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इंडियन ओशन में जो इसका इंपैक्ट बढ़ना हुआ या इनकी संख्या जो बढ़ानी प्रारंभ की गई वह की गई थी मई 2020 से। मई 2020 का जो समय अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो यह वही समय है जब इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर भी बात कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं थी, भारत ने इस पर भी अपनी आपत्ति प्रकट की थी। चुनौती ये है कि एचआई सटन का मानना है कि आने वाले समय में चाइना 14 और ऐसे वाटर ग्लाइडर्स या फिर अंडर वाटर ड्रोन्स का हिंद महासागर में तैनाती बढ़ा सकता है। इनकी तैनाती बढ़ने का मतलब है कि इंडियन ओशन में चाइना का जो जासूसी नेटवर्क है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसा कि वर्ष 2019 के एक आंकड़े से समझते हैं, चाइना ने इन ग्लाइडर्स या ड्रोन के माध्यम से लगभग 3400 ऑब्जर्वेशन किए थे, अर्थात लगभग 3400 चीज़ों को रिकॉर्ड किया था, जो कि काफी बड़ी संख्या। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कुछ दिन पूर्व ही भारत के सीडीएस बिपिन रावत जी ने कहा था कि इस समय हिंद महासागर में 120 से ज्यादा वॉरशिप तैनात हैं, जो इस क्षेत्र के चिंता और तनाव का प्रमुख कारण है। वॉरशिप इस वजह से तैनात हैं क्योंकि यहां पर चाइना भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट यहां पर पहले से बने हुए हैं, भारत यहां पर शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की भूमिका भी जो है कि आप देखते हैं कई बार वो क्वाड के माध्यम से चाइना को काउंटर करने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र का जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है वह बदलता जा रहा है और आने वाले समय में यह जो चाइना के अंडर वाटर ड्रोन्स हैं भारत के एक चुनौती बन सकते हैं। देखना यह होगा कि भारत इसकी प्रतिक्रिया में कौन सा कदम उठाता है और जो भी कदम उठाया जाएगा हम उसको आपसे अपडेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।